हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चेन युएन का ऑर्डर मिलते ही डब्ल्यू चेंगोंग अपनी सिक्योरिटी फोर्स को लेकर ये टियानलिंग के पास गया। एक लफ्ज भी नहीं बोला, सीधे अपने आदमियों से उससे बोट से नीचे फेंकवा दिया और उसी टाइम ली जियाम्यू पर भी अटैक करने को बोला गया। ली ने ट्यूरेंट धमकी दी, ख्याल से हाथ लगाने से पहले 2 बार सोचना। माडो में मेरी आइडेंटिटी कोई छोटी चीज नहीं है। चाहे ली ने कितना भी अपनी औकात दिखाई, डब्ल्यू चेंगोंग को फर्क नहीं पड़ा। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा ताकि वो होश में आए और समझ जाए कि ये किसका एरिया है। फालतू की धमकियां देना बंद करे। फिर उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, उसको घसीट कर नीचे फेंक दो। भीड़ को तो यकीन ही नहीं हुआ। इतना बड़ा यंग मास्टर ली उससे एक मैर ह्यू कुत्ते की तरह फेंका जा रहा है। ये फैमिली के लोगों को भी घसीट कर नीचे उतरा गया, कोई इज्जत नहीं। चेन युएन ने अब डब्ल्यू चेंगोंग को देखा, सोचा थोड़ा अकड़ है शायद, लेकिन लगता है बंदा लॉयल है। उसने डिसाइड किया कि जल्दी ही उसकी सैलरी बढ़ा देगा। अब ये फैमिली के लोगों से सब्र नहीं हुआ। दौड़े दौड़े चेन युएन के पास आए और आंखों में आंखें डालकर पूछा, येन टोंग, ये तुमने हद पार नहीं कर दी? आज रात मेरी ये फैमिली गेस्ट्स के लिए पार्टी होस्ट कर रही है। ये कोई बाजार नहीं है तमाशा करने का। सबसे ज्यादा गुस्से में ये वायुजू था, क्योंकि जिस लड़के को फेंका गया वो उसका बेटा था। ये जो तुमने किया मेरी सीधी बेइज्जती है। चेन युएन ने शांति से जवाब दिया कि उससे तो अभी बहुत कम दिया है। ये टियानलिंग ने ली के भड़काने पर मेरे सामने जुबान चलाई। मैंने सिर्फ यंग मास्टर ली को पिटवाया। ये फैमिली के लिए ये मेरी तरफ से बड़ी इज्जत थी। ये वायुजू का गुस्सा अब थोड़ा ठंडा हो गया। उसे लगा कि ये बंदा समझदार और रहमदिल है। अंदर ही अंदर उसने अपने प्रोडिगल सन को चेन युएन से कंपेयर किया। दोनों की आगे एक जैसी थी, लेकिन जहां चेन युएन था, टियानलिंग घोड़े पर सवार होकर भी उससे कभी कॉम्पीट नहीं कर सकता था। किम केयान, जो फैमिली हेड का वेट कर रही थी, जैसे ही उसने उससे पिटते और बोट से नीचे गिरते देखा, ट्यूरेंट दौड़कर पूछा, क्या उसने ये फैमिली के किसी मेंबर को नाराज किया है? जैसे ही वो उससे उठाने लगी, उसने उसे झटक कर पीछे धकेल दिया और चिल्लाकर बोला, दूर हाथों मुझसे। उसने दांत पीसकर चेन युएन को गलिया दी। कसम खाई कि आज के बाद वो उसका दुश्मन नंबर 1 बन जाएगा। अभी अभी जो हंगामा हुआ वो पार्टी हॉल में सबकी ज़बान पर छाया हुआ था। सबको बड़ा मजा आया कि स्टार किलर ली को इतना बड़ा झटका लगा। शुरू में तो सब चेन युएन को बेइज्जती होते हुए देखने की सोच रहे थे। कुछ लोगों को बात समझ आने लगी। येन टोंग कोई मामूली इंसान नहीं है। वो लड़की झंग जियाओक्सियाओ भी यंग मास्टर ली की एक्ट्रेस हो सकती है, जो फिल्म सिटी के मामले का बदला लेना चाहती थी। सबका एक ही फैसला था कि ये बंदा इतना कैपेबल है कि बड़े बड़े फाइनेंशियल पावर्स को घुटने टेकवा सकता है। उसके टैक्टिक्स और आईक्यू आउट ऑफ द बॉक्स है। सिर्फ जमीन पर खड़े लोग ही नहीं, एक अलग रूम में ऊपर से नजर रखने वाली ये भी चेन युएन से काफी इम्प्रेस थी। लेकिन उसने डायरेक्ट चेन युएन का नाम नहीं लिया, बल्कि घूम के ली जियाम्यू के बारे में पूछा। उसने किन वुशुएन से पूछा, तुम्हें यंग मास्टर ली कैसा बंदा लगता है? उसने कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा। अपनी बेस्टी ये को उसके बारे में सब सच बताया। कहा वो बड़ा कनिंग है, उसके पास स्कीम्स भी है और पावर भी। सिर्फ 19 साल का था जैब जायंट स्टार में घुसा और 10 साल मेली कॉर्पोरेशन का टॉप बॉस बन गया। एक नंबर का ब्रिलियंट माइंड है। पहले तो मेरे पापा ने हमारी शादी की बात चलाई थी, लेकिन उसने मना कर दिया। तब से मुझे उसके बारे में और जानने की इच्छा हो गई। ये ने सुना और एनालाइज करने लगी। लगता है वो तुझे अट्रैक्ट करने के लिए हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है, तेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है। कभी कभी इंसान को सिर्फ बाहर से नहीं देखना चाहिए। उसके कंपनी में कितनी हसीन फीमेल सेलिब्रिटीज हैं। जो जितना छुपता है वो अंदर से उतना ही गंदा होता है। किन वुशुएन को उसकी बात सही लगी, लेकिन अफसोस किया कि आज वो बंदा चेन युएन और बर वक्त के हाथ लग गया। चेन युएन की बात पर उसकी आंखें चमक उठी गुस्से से। बोली, इस आदमी ने सिर्फ मेरे भाई को अकड़ में आकार नहीं पीता, बल्कि ली फैमिली के सरपंच को भी बेइज्जती किया। माडो की बड़ी बड़ी फैमिलीज से तो उसने दुश्मनी पाल ली है। मुझे तो वो पागल लगता है। और उससे गुस्सा और बढ़ गया जब उसने चेन युएन का उससे पब्लिक में बेइज्जती करना याद किया। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी।
उसकी लंबी कहानी सुनने के बाद भी ये हाँ चेन युअन को समझ नहीं पाई कि आखिर वो कैसा आदमी है। उसकी बात खत्म होते ही किन बुशवैंग ने गुस्से में चीखते हुए जवाब दिया, मैं उसके 100 टुकड़े भी कर दूं तो कम होगा। चेन युअन और क्या होगा, एक पूरा असली स्कमबैग मेल लेड। देख लो उसने झंग जियाओक्सियाओ के साथ क्या किया है, सब समझ आ जाएगा। ये हाँ की सोच ज्यादा गहरी थी। उसने कहा, एक काम कर, उस लड़की का बैकग्राउंड चेक करवा। मुझे डाउट है कि झंग जियाओक्सियाओ कोई मोहरा है जिसे चेन युअन को फंसने के लिए इस्टीम किया गया है। एक स्मग स्माइल के साथ जवाब दिया। किन बुशवैंग ने उससे ये ख्याल छोड़ने को कहा और बोली, अभी ही मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करवती हूँ। 10 मिनट के अंदर किन बुशवैंग के फोन पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव का कॉल आया। झंग जियाओक्सियाओ की कुंडली खुल गई, वो जायंट स्टार कंपनी की एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्रेस निकली। ये हाँ ने अब एक्सप्लेन किया, देखो जायंट स्टार तोली फैमिली की कंपनी है। तो लीजिया म्यू को कोई अनफोर्सीन ट्रबल नहीं हुई थी, बल्कि येन टोंग उससे बदला ले रहा था। टियन वो सॉन्ग को अब थोड़ा रिग्रेट हो रहा था कि उसने उसे गलत समझा, मगर जब उस पर इल्जाम लगा और उसने एक्सप्लेन नहीं किया तो टियन वो सॉन्ग को लगा जैसे उसने उसके लिए कुछ ज्यादा ही नफरत पाल रखी थी। इस बार एफिनिटी पॉइंट्स 2 बार 10 से इंक्रीज हुई। अब एफिनिटी पॉइंट्स 55 है। दीप हैम को लगा एलवाई गया एमसी का जहर बहुत चालबाज था, मगर टीआरएन वीन ने उसे इतनी इजीली फोर्स से हरा दिया जिसे यूज इस आदमी में बहुत इंटरेस्ट आ गया। फैमिली हेड के ऑर्डर्स पर एक स्टाफ मेंबर फोर्टियर केक स्टेज पर लाया और मिस दीप की बर्थडे पार्टी का अनाउंसमेंट किया। दीप हैम की पार्टी ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। टीआरएन वीन ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे, वो अपनी नाइटवेयर में ही पार्टी में आ गया था। उसके बगल में 2 खूबसूरत ब्यूटीज यूज खाना पीना सर्व कर रही थी और वो कुछ भी रिजेक्ट नहीं कर रहा था। इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद वो बहुत एक्साइटेड था कि फाइनली यूज मैजिक सिटी की नंबर 1 ब्यूटी को देखने का मौका मिलेगा जिसके बारे में इतनी बातें हो रही थी। लाइट्स डिम हो चुकी थी। आधी रोशनी आधी परछाइयों के बीच एक लड़की की शैडो धीरे धीरे स्टेयर्स से नीचे उतरने लगी। उसने सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच ली थी। दीप हैम की फिगर सामने आई, उसके हाथ में एक वायलिन था जिसने पार्टी में आए सभी मैन की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। कुछ लोग तो इतने बेचैन हो गए थे कि अभी के अभी उससे शादी कर लें। हर कोई उसकी अनपैरेलल्ड ब्यूटी की तारीफ कर रहा था। दूसरे लड़के तो शर्मा कर लाल हो गए थे, उन्हें लगा जैसे उन्हें सच में लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। ऐसी बात जिस पर वो पहले कभी बिलीव नहीं करते थे। वायलिन की खूबसूरत धुन जैसे ही गूंजी, सबके दिल उस मधुर संगीत में डूब गए, धड़क उठे। टीआरएन वीन को भी लगा कि ये म्यूजिक ऑर्डिनरी नहीं था। ऐसा ब्यूटीफुल म्यूजिक तो सिर्फ एक मास्टर परफॉर्मर हाई प्ले कर सकता था। म्यूजिक खत्म हुआ और स्टेज पर लाइट्स जल उठी। दीप हैम ने हम्बली 90 डिग्री बो किया और सबको थैंक्स बोला उनका परफॉर्मेंस सुनने के लिए। नीचे लड़के नॉनस्टॉप चीयर्स कर रहे थे, टू गुड, ऑसम। ये ब्यूटी तो वायलिन बजाते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। कोई सोच रहा था इस हसीन लड़की को पाने का लक किसके पास होगा, और किसी को तो बस ये सोचकर ही दिल में दर्द उठ गया कि ये किसी और के साथ हो सकती है। लेकिन ये सब तब तक ही था जब तक उसने अपना सर नीचे रखा हुआ था। जैसे ही दीप हैम ने अपना सर ऊपर उठाया, उसकी आंख के पास एक बड़ा बर्थ मार्क दिखाई दिया। अनलॉग ऑन का रिएक्शन इंस्टेंटली बदल गया। किसी ने तो अपने मुंह का पानी थूक दिया और कोई कंट्रोल नहीं कर पाया और चीख उठा, गोस्ट। ज्यादातर लोग उसके यिन फेस को देखकर शॉक्ड था। अब उन्हें समझ आया कि दीप फैमिली यूज एक ज्वेल की तरह प्रोटेक्ट क्यों करते थे, घर में क्यों छुपा कर रखते थे और किसी से मिलने नहीं देते थे। अब उन्हें वो नहीं चाहिए थी। सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। सबकी आंखों में घूरते हुए भी वो गुस्से में नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी बेस्ट फ्रेंड टीएन वो सॉन्ग को उसकी चिंता हुई कि वो हर्ट ना हो जाए, तो वो आगे बढ़ी, उसके हाथ पकड़े और यूज एनकरेज करते हुए बोली, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। वो स्माइल की, थैंक्स कहा और बोली कि वो ठीक है। सबके सामने उसने डेलिबरेटली लाउडली कहा, मेन मैं हूँ, चाहे मैं ब्यूटीफुल हूँ या अगली, इसका उनसे कोई कनेक्शन नहीं। वो कौन होते हैं मुझे जज करने वाले। उसके ठीक बाद उसके फादर दीप थियन क्वान भी उसके साथ आगे आए केक कट करने और पार्टी को फॉर्मली ओपन करने का अनाउंसमेंट किया। पार्टी शुरू होने से पहले उन्होंने सबको थैंक किया उनकी डॉटर की बर्थडे पार्टी में आने के लिए। इसी ओकेजन पर उन्होंने लॉन्ग होआ ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर अनाउंस किया कि वो अपनी डॉटर को 20% शेयर्स दे रहे हैं।
वो उनके बाद दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी। उनकी बात खत्म होते ही स्टेज पर एक लंबा टेबल था जिसमें रेड टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था। दीप फैमिली के फादर और डॉटर ने वहीं पर पेपर्स साइन किए। शिप पर मौजूद गेस्ट्स के शॉक्ड और इम्प्रेस्ड चेहरों के सामने कुछ लड़के फिर से एक साथ इकट्ठे हुए कंफर्म करने की उन्होंने गलत तो नहीं सुना। लॉन्ग हुआ ग्रुप के 20% शेयर्स मतलब 300 बिलियन। दीप हैम कितनी कम उम्र की थी और उसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। अब उसकी ब्यूटी कैसी है ये इम्पोर्टेंट नहीं था। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के साथ वो हर एंगल से अट्रैक्टिव लग रही थी। एमएनजी को मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यूज तो बस उसके फेस के लिए बुरा लग रहा था। उसने अपने ब्रदर से पूछा क्या उनका फेस ठीक हो सकता है। टीआरएन वीन ने सीधे सीधे जवाब दिया इट्स नॉट इजी टू ट्रीट डॉट। लेकिन उसे लगा कि उसने डेलिबरेटली ऐसा रखा है, उसकी अपनी कोई रीजन होगी। भले ही वो जानता था कि कोई भी लड़की अगली नहीं दिखना चाहती, फिर भी उसने यही गेस किया। एक ने यूज वैंग जिज ही की कैलीग्राफी गिफ्ट की। उसने खुद 30 मिलियन से ज्यादा बिड करके आईसी हासिल किया था। दूसरे ने यूज आइस जेड एम्परर ग्रीन जेडाइट गिफ्ट किया। उम्मीद है कि उसे पसंद आएगा। टीआरएनएचबीए ने ड्रामा करते हुए कहा कि वो प्रिपेयर नहीं कर पाया पर फिर भी उसे एक पियानो पीस गिफ्ट करना चाहता है। इमीडिएटली किसी ने यूज टॉन्ट करते हुए एडवाइस दी डोंट ट्राई टू टीच अ फिश टू स्विम। यान जोंग यहाँ पर एक पियानो ग्रैंड मास्टर है। वो लास्ट टाइम हॉट सर्च पर भी आए थे। उसने सर झुकाया और टीआरएन वीन की पियानो प्लेइंग स्किल्स के लिए अपना एडमिरेशन दिखाया। कुछ लोग यूज स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए इनवाइट करने लगे। नॉन स्टॉप क्लैपिंग होने लगी और सबकी अटेंशन उस पर थी। यूज ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कोई यूज वॉलंटरीली शो ऑफ करने के लिए इनवाइट कर रहा है। यूज ये भी लगा कि इन रिच गाइस के इंटेंशंस ठीक नहीं थे। ये भी सुना था कि टीआरएनएचबीए एलवाई गिया एमसी का बहुत क्लोज फ्रेंड है। हो सकता है वो अपने स्वॉर्न ब्रदर को रिवेंज लेते हुए देखना चाहता हो। क्राउड में खादे टीएन वो सॉन्ग भी यूज एंथ्यूसियास्टिकली चीयर कर रही थी कि वो स्टेज पर आए और सबको एंटरटेन करने के लिए एक सॉन्ग बजाए। टीआरएन वीन ने सोचा रिस्पेक्टफुल रहने से बेहतर है ओबे करना और वो स्टेज पर चला गया। तभी टीआरएनएचबीए सिनिस्टरली मुस्कुराया और उसने किसी को पियानो लाने को कहा। इस पियानो से टैंपरिंग की गई थी। इस बार तो वो डूम्ड टू डाई था। अगर किसी को ब्लेम करना है तो सिर्फ यूज, क्योंकि उसने यंग मास्टर एलवाई को ऑफेंड किया था। टीआरएन वीन ने शुरू से ही उसके इंटेंशंस समझ लिए थे। ऑब्वियसली वो उसे अपना विश फुलफिल नहीं करने दे सकता था। सबके सामने उसने अनाउंस किया कि वो मिस दीप को बर्थडे गिफ्ट में वायलिन बाजा कर देना चाहता है। फिर उसने पोलाइट तरीके से उसकी तरफ देखा और उसके हाथ से वायलिन बोरो किया। टीआरएनएचबीए सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड था। यूज एक्सपेक्ट नहीं था कि टीआरएन वीन के इतने सारे हॉबीज हैं, वो वायलिन भी जानता है। दीप हैम ने यूज वायलिन देते हुए पूछा आपको वायलिन बजाना भी आता है। उसने हम्बली जवाब दिया बस थोड़ा बहुत। सुपर गॉड एक्शन ने दीप हैम का नाम रिवील किया। ड्यूटी स्कोर 9.7। एफिनिटी विथ होस्ट नन। काउंटर अटैक कंप्लीटेड। रिवॉर्ड 10% सुपर गॉड पॉइंट्स। रिवॉर्ड 60 एनहांसमेंट पॉइंट्स। स्किल रिवॉर्ड्स मास्टर साइकोलॉजी, कैलीग्राफी, इंग्लिश लेवल 8, जापानीज लेवल 8, माइंड कंट्रोल ऑफ द माउंटेन किंग। एक्टिवेटेड स्किल वायलिन सक्सेसफुल। कॉस्ट 10 एनहांसमेंट पॉइंट्स। टीआरएन वीन ने आज तक किसी लड़की को सिस्टम द्वारा इतना हाई ब्यूटी स्कोर देते हुए नहीं देखा था। उसकी आंख पर बर्थ मार्क होने के बावजूद उसने इतना हाई स्कोर हासिल किया था। अगर वो बर्थ मार्क ना होता तो शायद यूज परफेक्ट स्कोर मिलता। दीप हैम ने उसके अंदर उसे जानने की क्यूरियोसिटी जगा दी थी। सबसे पहले वो उसके सामने इम्प्रेस करना चाहता था। उसकी अटेंशन पाने के लिए उसने इंस्टेंटली एनहांसमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया और खुद को 100 इयर्स का वायलिन प्लेइंग एक्सपीरियंस दिया। जैसे ही वायलिन से पहले नोट्स निकले सब लोग खामोशी से सुनने लगे। एमएनजी को भी नहीं पता था कि उसका ब्रदर ये इंस्ट्रूमेंट कब से सीख रहा था। लैम CHLC ने गैस किया कि शायद गो खेलते वक्त वायलिन की आवाज कभी सॉफ्ट और मेलोडियस थी तो कभी इतनी पावरफुल और फियर्स जैसे बैटलफील्ड में घोड़े की आवाज। उसकी परफॉर्मेंस में इतना जोश, इतनी गहराई थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था ये कौन सा गाना है। लेकिन दीप हैम जैसे म्यूजिक कॉन्नोसर ने उसकी धुन सुनते ही पहचान लिया कि ये होआ क्वॉक का एंशिएंट क्लासिक ओवरलोड ब्रेकिंग थ्रू द बैटलफील्ड है। ये इंसान कितना कमाल का है। एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट पार अपने देश का एंशिएंट पीस प्ले कर रहा है। शायद मेरे खुद के म्यूजिक टीचर भी ये अचीव ना कर पाए। पूरे बैंक्वेट हॉल में गहरी खामोशी छा गई थी।
जैसे सब बस यूज हाई चमकने का मौका दे रहे हो। परफॉर्मेंस खत्म होते ही नीचे से ऐसी तालियों की गूंज उठी जैसे बिजली कड़क गई हो। सबको लगा क्या परफॉर्मेंस थी। अब अगर ऐसी परफॉर्मेंस दोबारा नहीं सुनने मिली तो हम कैसे रहेंगे। जिन लड़कियों ने उसे पहले डिस्पाइस किया था अब वो सब यूज हार्ट आइज से गो रही थी। कह रही थी क्या नाम मत बुलाओ इसे, अगर वो उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करे तो भी उन्हें मंजूर है। टीएन वो सॉन्ग ने सोचा ये है असली मर्द। ऐसा टैलेंट जो सबसे ऊपर है, पूरी दुनिया उसे गलत समझे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी की परवाह नहीं करता। उसकी पावर भी सबको इम्प्रेस कर रही थी। उसकी फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट्स बढ़ गई और समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी। करंट फेवरेबिलिटी स्कोर 85 पॉइंट्स। ये देखकर टीआरएन वीन ने खुश होकर उसकी तरफ देखा और एक प्यारी सी स्माइल दी। एमएनजी ने अपने दिल ही दिल में मिन्नाते की, प्लीज अब और मत चमको ना। फेवरेबिलिटी स्कोर 1 पॉइंट और बढ़ गया। करंट फेवरेबिलिटी 96 पॉइंट्स। सक्सेसफुल काउंटर अटैक। होस्ट को 10 एनहांसमेंट पॉइंट्स माइल है उसके आउटस्टैंडिंग टैलेंट और चार्म की वजह से। टीआरएन वीन ने ये नोटिफिकेशन देखा तो लगा वही ब्लड वॉमिट कर दे। मन किया उस लड़की पर चीख कर बोले मैं तो बस सबके अगेंस्ट द फ्लो जाना चाहता हूँ, क्या तुम प्लीज मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करना बंद नहीं करोगी। वो दीप हैम के पास गया और यूज इंस्ट्रूमेंट वापस कर दिया। वहां उसे फिर से एक पोलाइट कॉम्प्लीमेंट मिला। मैंने सोचा नहीं था टीएनजी को भी मिस्टेरियस म्यूजिक का इतना ज्ञान है, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वो जोर से हंसा और जवाब दिया अरे बस छोटा सा टैलेंट है, इट्स नथिंग वर्थ मेंशनिंग। उसने फिर से यूज अप्रिशिएटिव नजरों से देखा। मन ही मन सोचा ऊपर से तो ये थोड़ा क्रेजी और रिबेलियस लगता है, पर टैलेंट की कोई कमी नहीं, ये इंसान सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने तो यूज म्यूजिक डीमन पगनिनी से सीक्रेटली कंपेयर कर लिया। ये 100 लेवल परफॉर्मेंस तो उसके टीचर भी मैच नहीं कर सकते थे। उसकी फेवरेबिलिटी में फर्स्ट टाइम 10 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पार्टी में मौजूद गियांग मांग अंह भी उसकी परफॉर्मेंस से पूरी तरह कन्विंस हो गई थी। उसके फेवरेबिलिटी पॉइंट्स भी हर बार 20 पॉइंट्स से बढ़ गए, लेकिन उसकी करंट फेवरेबिलिटी अभी भी एक अनइम्प्रेसिव फिगर पार हाई रुकी हुई थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा देखो टीआरएन वीन में थोड़ा टैलेंट तो है और वो उतना बुरा भी नहीं है जितना लोग कहते हैं। उसके बॉयफ्रेंड ने ट्यूरेंट मुंह बनाया और जवाब दिया तो क्या हुआ, वो अब भी वही चानाम है। उसने पूरे गुस्से और इंडिग्नेशन के साथ कहा जो लड़के लड़कियों से खेल कर छोड़ देते हैं वो सबसे बेड कॉवर्ड होते हैं। ये देखकर उसने उसे प्यार से समझाया जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर चाहे कोई और कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो मेरे दिल में हमेशा तुम ही सबसे ज्यादा रहोगे। उसने टॉपिक चेंज किया। आज रात यहाँ बेड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आने वाले हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी ताकि तुम्हारा करियर एक्सपैंड हो सके। ये कहकर उसने उसे एक शख्स से मिलाया जिसका नाम गुओ कियाओलू था। वो एक फेमस स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर था। उसने उनसे बात की और उन्हें ड्रिंक ऑफर किया। गुओ कियाओलू ने भी गियांग मांग अंह को पहचान लिया। उसने पूछा कि क्या वो आजकल कोई नई फिल्म शूट कर रही है। उसने एक गहरी सांस ली और बताया कि रिसेंट में मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं आपसे ही एक रोल के लिए बात करने वाली थी, पता नहीं वो मेरे लिए सूटेबल होगा या नहीं। उन्होंने अपने फेस पर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनाया। बोले फीमेल लेड तो हमारे पास है, बस एक 5th टियर सपोर्टिंग एक्ट्रेस की जरूरत है, क्या आप इंटरेस्टेड होंगी। ये सुनते ही गियांग मांग अंह का चेहरा उतर गया। मेड का रोल, वो भी 5th टियर कैरेक्टर। भले ही आज उसका वक्त ठीक ना हो लेकिन वो एक फिल्म क्वीन है। उसने कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीते हैं। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वेन डोंग ये गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके लिए बोला हमारी मांग अंह बर्लिन और विटनी की डबल फिल्म क्वीन है और आप उसे एक मेड का रोल दे रहे हैं। वो जल्दी से उसे रोकने लगी। वो डायरेक्टर की तरफ घूमकर सॉरी बोलने लगी, मेरा वो मतलब नहीं था। डायरेक्टर क्वैच ने एक फेक लाफ दी और अनकंसर्न्ड होकर बोले कि उनके पास एक्चुअली कोई सूटेबल रोल नहीं है। उन्होंने बेड डीप मीनिंग के साथ यूज सिंसियरली एडवाइस किया कि इंसान को वक्त के हिसाब से चलना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को अच्छे से पहचान लेना चाहिए। ये बोलकर वो मुड़कर चले गए। मन ही मन सोच रहे थे ये खुद भी तो एक क्वीन है, पता नहीं क्यों इस स्कम्बैग के पीछे पड़ी है और उसकी वजह से अपना पर्सनल करियर तक दांव पर लगा दिया। सच में अ गुड डेक ऑफ कार्ड्स बट अ बैड प्लेयर। जब गुओ कियाओलू चला गया तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बोली तुम इतने गुस्से में क्यों, उससे बिगाड़ कर क्या फायदा,
लड़का फिर भी गुस्से में ही था। उसने समझाया, मैं तुम्हें बुली होते हुए नहीं देख सकता। तुम एक फिल्म क्वीन हो, मेड का रोल कैसे कर सकती हो? अगर तुम एक्टिंग नहीं भी करोगी तो भी ठीक है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जियांग मांग अंह उसकी बात सुनकर इमोशनल हो गई और उसके सीने से लग गई। कहने लगी कि वो कितना अच्छा है। लड़के ने उसके कण में मीठी बातें करते हुए कहा कि वो उसकी सबसे प्यारी फेरी है और उसके लिए अच्छा होना तो नेचुरल है। उसी टाइम उसने हिंट दिया कि वो 2 साल से साथ है, तो अब वो चीज भी हो जानी चाहिए। आज रात ही क्यों नहीं? वेन डोंग ने जैसे ही ये बात शुरू की, वो ट्यूरेंट यूज रोकने लगी। नहीं नहीं, तुम्हें एंगेजमेंट तक वेट करना होगा। हमारी पहले ही बात हो चुकी है ना? उसका चेहरा थोड़ा रेड हो गया। उसने पूछा, क्या तुम ज्यादा हाई कंजर्वेटिव नहीं हो रही? मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने खुद ही उसके चीक पार किस किया। उसने स्वीट वॉइस में यूज कंफर्ट किया। मुझे पता है तुम्हें रिस्ट्रेन करना कितना मुश्किल है, पर अब बस 1 महीना और उसके बाद हम एंगेज्ड हो जाएंगे। बस थोड़ा और कंट्रोल कर लो ना। आउटवर्डली उसने यूज अग्री किया, लेकिन एक ऐसे हिडन कॉर्नर में जहां वो नहीं देख सकती थी, उसकी आंखों में अचानक एक शार्पनेस आ गई। उसने खुद से कहा, मैं 1 महीना और होल्ड ऑन करूंगा। जैसे ही मुझे उसका ब्लड मिल गया, मेन यूज डिस्कार्ड कर दूंगा। वैसे भी मैं तो मिस माँ की फैमिली के साथ अलाइन हो चुका हूँ। अब वो फीनिक्स गर्ल नहीं, बस एक चिकन है। यूज बताना, अगर वो ऑडिशन देना चाहती है तो मियर फिल्म स्टूडियो आ सकती है। मैं उसके लिए फिल्म में इन्वेस्ट करूंगा। उस लड़की ने ओबीडियंटली अग्री किया और ट्यूरेंट चली गई। उसके लिए ये लड़की, भले ही उसकी रेपुटेशन पहले जैसी नहीं रही, पर सीईओ टोन नगम से अब भी काफी बेटर थी। अगर वो उसके फिल्म स्टूडियो में ज्वाइन हो जाए तो उसे यकीन था कि ये एक ह्यूज प्रॉफिट देगा। मेंग मेंग जियांग मांग अंह के पास आई और अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसने अपने भाई का विजिटिंग कार्ड यूज दिया। उसने कहा कि अगर यूज उसके भाई के सेट पर काम करने में इंटरेस्ट हो तो वो किसी भी वक्त फोन कर सकती है। येन टीएनजी का बिजनेस कार्ड मिलने पर उसके दिल में जॉय और सैडनेस की मिक्स्ड फीलिंग्स थी। नेक्स्ट डे माडो के मैं बिल्डिंग में कुछ रिच किड्स एलवाई गया एमसी के साथ बैठे अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे थे। उन्होंने सब प्रिपेयर कर लिया था। पियानो में प्रॉब्लम होने से टीआरएन वीन की इंसल्ट हो जाती, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो वायलिन भी प्ले कर सकता था, जिसने उसे और भी आउटस्टैंडिंग बना दिया। एंड में लॉन्ग होआ ग्रुप के चेयरमैन तक उसके पास आए और अपना बिजनेस कार्ड यूज ऑफर किया। एलवाई गया एमसी ने एनालाइज किया, तुम लोग बहुत ऑब्वियस द। उसने कॉन्स्पिरेसी शुरू से ही देख ली थी, वो कैसे इस ट्रैप में गिरता। इसी पाल किन केयान हांफती हुई अंदर आई और बोली, बुरा हुआ है, इंटरनेट पे सारी खबर पलट गई है। उसने झट से आईपैड लीशाओ के सामने रखा। स्क्रीन पर गांव क्वानीन की फोटो थी और कैप्शन था, यान जोंग के फादर का असली चेहरा। अपने लिव स्ट्रीम में गांव क्वानीन ने साफ साफ कहा कि झंग जियाओक्सियाओ जायंट स्टार मीडिया कंपनी की एक एक्ट्रेस है। उसकी प्राइवेट लाइफ बड़ी उलझी हुई है। कहने को तो एक्ट्रेस है, पर असल में वो अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती है। पिछले कई सालों से वो मोरो से बाहर निकली ही नहीं और यान जोंग तो हमेशा हुदाई में ही थे। उन दोनों के मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो ये सब बहुत हाई सॉलिड प्रूफ्स और फोटोज के साथ बता रही थी। और आखिर में उसने ये कंक्लूजन निकला कि इस सारे कांड के पीछे ली जियमू का हाथ है। उसने खुलासा किया कि उनकी ये गहरी दुश्मनी उसी गांव क्वानीन की वजह से शुरू हुई थी। यान जोंग की प्रोटेक्शन में रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड गांव क्वानीन ने ली शाओ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चलने वाली एक तरफा ताकत को चैलेंज किया था। बस इसी वजह से ली शाओ ने उससे इतना बदनाम किया है। ये सब देखकर वो गुस्से से कांप उठा और झट से आईपैड पाठक दिया। गांव क्वानीन, वो साली बिच, वो गर्जा। उसने अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया कि पीआर डिपार्टमेंट को बोलकर वो वीडियो ट्यूरेंट पैसे देकर हटवा दे। किन केयान ने बेचारा सा चेहरा बनते हुए बताया कि उसने ट्राई किया था, पर उसकी बात नहीं मनी गई। इस वक्त तो सबसे हॉट वीडियो वो है जिसमें उन्हें कल रात याcht से उतार फेंका गया था। ये मंजर देखकर उसके पूरे चेहरे पर पसीना आ गया और वो घबराहट में सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। कल रात का वो वीडियो पूरे कई मिनट लंबा था। उसमें ली शाओ को मोरो में अपना स्टेटस फ्लॉन्ट करते हुए से लेकर यान जोंग के आदमियों से थप्पड़ खाने तक हर एक पाल रिकॉर्ड था। वो जमीन पर गिरा और फिर सिक्योरिटी टीम ने उसे एक मेयर ह्यू कुत्ते की तरह याcht से बाहर फेंक दिया। और ये वीडियो आज का ट्रेंडिंग हॉट सर्च था। लगता है
यानजोंग का उसे सजा डीन का यही एक खास तरीका था। उसके याcht से निकल जाने पर ये रूमर भी फैल गई थी कि ये फैमिली कोली फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने चुपचाप चेन युएन को ये सब करने की परमिशन दे दी। अब हाई सोसाइटी में हर कोई ये फैमिली के साथ खड़ा है। ली जियंगू अब अकेला पढ़ने के रिस्क पार था। ली जियंगू को आखिरकार रियलाइज हुआ कि वो एक गहरी चाल में फंस चुका है। चेन युएन ने कोई जल्दी नहीं की थी, वो तो बस उससे बदला लेने के लिए सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था। इस सब के बाद चाहे उसने ये फैमिली के खिलाफ कोई कदम ना भी उठाया हो, तब भी ये अफवाहें तो जरूर फैलेंगी ही। उसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स अब भी बनावटी हंसी हंस रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये तो बस थोड़ी सी बदनामी है, लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वो गुस्से में दहद उठा, तुम लोग क्या बकवास समझते हो। इस मुश्किल घड़ी में यूज अपने फादर का फोन आया। उन्होंने उसे कुछ वक्त के लिए रेस्ट करने को कहा और उसकी पोजीशन के लिए वो किसी और को अरेंज करेंगे। ली जियंगू अब पूरी तरह से ब्रोकन हो चुका था। पूरे रूम में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उसके वो सो कॉल्ड दोस्त भी अब बहाने बनाकर वहां से खिसक गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में भी ऐसा दिन आएगा जब सब उससे मुंह मोड़ लेंगे। पर कोई बात नहीं, उसके ब्लैक फंड में अभी भी कई 100 बिलियन पदे थे। वो तो बस सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था दोबारा शुरू करने के लिए। हुदा यूनिवर्सिटी में नए सेमेस्टर की तैयारी चल रही थी और स्टूडेंट्स हर जगह से वापस आ रहे थे, हाथों में बुक्स और लगेज लिए, सब अपने एडमिशन के लिए रेडी द। लिन शुडोंग अकेली चल रही थी और थोड़ा लोनली फील कर रही थी। उसके दिल में अब भी चेन युएन के ख्याल घूम रहे थे, पर वो कितना भी देखती रही, यूज चेन युएन कहीं नजर नहीं आया। अचानक दो नई फ्रेशर्स उसके पास आई और बेड इंथ्यूजियाज्म से बोली, हेलो सीनियर, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, क्या आप सीनियर चेन युएन को जानती है? हमने तो इस कॉलेज में उन्हीं की वजह से एडमिशन लिया है। दूसरी लड़की ने भी इंथ्यूजियाज्म से कहा। उन्होंने कंफर्म किया कि वो दोनों उनकी बड़ी फैंस है। फिर पूछा, दीदी क्या आप उन्हें जानती हो? लिन शुडोंग ने एक बनावटी हंसी के साथ ये मान लिया कि वो उसे जानती है। उस लड़की ने ट्यूरेंट एक्साइटेड होकर सवालों की झड़ी लगा दी, वो कैसे इंसान है? क्या वो हैंडसम है? क्या आप उनसे मेरे लिए एक डिनर डेट अरेंज करवा सकती हैं? साथ वाली लड़की ने उसे धक्का देते हुए दांता कि वो कितनी ग्रीडी है। डिनर डेट चाहिए? मैं तो बस यानजोंग के साथ एक सेल्फी मिल जाए, उसी में सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। ये सब देखकर लिन शुडोंग खुद को कंपेयर करने लगी। इन लड़कियों का लुक और आउटफिट मुझसे कहीं बेहतर है। चेन युएन के साथ एक फोटो लेना भी अब इतनी लक्सुरियस बात बन गई है। यूज याद आया, पहले जब भी चेन युएन यूज खाने पर ले जाता था या फोटो खिंचवाता था तो वो हमेशा मुंह फिर लेती थी और घर आकर सारी फोटोज चुपचाप डिलीट कर देती थी। इन दोनों लड़कियों की बातें सुनकर वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई और खुद से पूछा, क्या वो सच में इतना अच्छा है? उस फ्रेशर ने ट्यूरेंट कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि चेन युएन यंग, रिच और चार्मिंग है और इसीलिए तो हर लड़की उनसे बच्चे पैदा करना चाहती है। वो एक डिवोटेड इंसान भी है। सुना है उसने 3 साल तक एक लड़की का पीछा किया था, पर अफसोस वो लड़की ब्लाइंड निकली जिसने हम सबको गुस्सा दिला दिया। अचानक एक लड़की ने लिन शुडोंग से सीधा पूछ लिया, क्या आप उस लड़की को जानती हो? उसने खुद को मानने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए झूठ बोल दिया कि वो उसे नहीं जानती है। उस लड़की ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा कि अगर वो लिन शुडोंग से मिली तो उसे जरूर सबक सिखाएगी। लिन शुडोंग ने देखा कि सिचुएशन टेंस हो रही है और डर गई कि कोई उसे पहचान ना ले, इसीलिए उसने झट से कोई बहाना बनाया और वहां से निकलने की कोशिश की। और लाइफ में जिसका डर होता है वही होता है। एक पुराने क्लासमेट ने उसे देखा और जोर से आवाज दी, लिन शुडोंग, हिम्मत है तो मेयर रूम में आ जा। तब अन दोनों लड़कियों को रियलाइज हुआ कि उनकी सीनियर तो वही बैड किस्मत लड़की है जिसके बारे में वो अभी तक बात कर रही थी। उन्होंने सीरियस होकर दोबारा कंफर्म किया, सीनियर क्या आप हाई लिन शुडोंग हो? उसने घबराहट में झट से मना किया, मैं नहीं, और तेजी से वहां से भाग गई। अपने डॉर्म में आकर उसने ब्लैंकेट ओढ़ ली और जोरों से रोने लगी। वो खुद से पूछ रही थी, क्या एक फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर ढूंढना सही था या गलत? उससे चेन युएन को ठुकराने का बहुत अफसोस हो रहा था। लिन शुडोंग के सिंप का फेवरेबिलिटी स्कोर 99 पॉइंट्स के पार हो गया। लिन शुडोंग बहुत देर तक खुद को कोस रही थी जब तक कि उसका फोन नहीं बाजा और वो चुप हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी आंटी का कॉल अटेंड किया। उसने बताया कि उसकी मदर हॉस्पिटलाइज्ड है और उसे जल्द से जल्द प्रोविंशियल हॉस्पिटल में आने को कहा। डोंगजी हैंचिंग हॉस्पिटल में सीरियस इलनेस वार्ड में।
टुडोंग घबराकर अपनी छोटी मासी का हाथ पकड़ती है और घबराते हुए पूछती है, माँ को क्या हुआ है आखिर? मासी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मैट, डॉक्टर अभी भी चेक कर रहे हैं। मासी जब माँ को ढूंढने गई थी तो उन्होंने देखा कि वो घर में बेहोश पड़ी थी तो इमरजेंसी कॉल किया। अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आए, पता नहीं अंदर क्या हाल है। वो सच में बौखला गई थी। माँ की सेहत तो हमेशा ठीक रहती थी, पता नहीं अचानक कैसे बेहोश हो गई। जैसे हाय डॉक्टर बाहर निकले, वो दौड़कर उनके पास गई और पूछा, डॉक्टर मेरी माँ कैसी है? सेफ्ट कोर्ट में डॉक्टर ने ध्यान से कंफर्म किया कि वो होम टू क्वारंटाइन की फैमिली से हैं और बताया कि पेशेंट की कंडीशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इनिशियल टेस्ट रिजल्ट्स के हिसाब से उन्हें ल्यूकेमिया है और वो फाइनल स्टेज में है। हालांकि ये एक जानलेवा बीमारी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये ठीक नहीं हो सकती। बस एक सूटेबल बोन मैरो और 1 महीने के अंदर 5 लाख डीन से पेशेंट खतरे से बाहर आ सकता है। लैम टुडोंग ने फिर से पूछा, तो क्या 5 लाख से मेरी माँ पूरी तरह ठीक हो जाएंगी? डॉक्टर ने सच्चाई बताई, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा ठीक करने के लिए 10 लाख लगेंगे। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट गई। कहाँ से लाएगी वो 10 लाख? यूज याद आया बचपन में उसके पापा को गैम्बलिंग की लत थी, बहुत सारा कर्ज छोड़कर चले गए थे। वो ऐसे घर में नहीं रह सकती थी। यूज हजारों लोगों से ऊपर उठना था, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स सबको कॉल किया, पर 10 मिनट हो गए, किसी ने फोन नहीं उठाया या मदद करने से इनकार कर दिया। अब सिर्फ एक ही इंसान बचा था, ट्रैन वियेन। पर वो कंफ्यूज्ड थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेगैरती से उससे मदद मांगे। तियानहे थाना एयरपोर्ट पर जब खबर मिली कि आज ट्रैन वियेन मादो से वापस आ रहे हैं तो एयरपोर्ट के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग बैनर्स, प्लैकार्ड्स और गानों के साथ उनका स्वागत कर रहे थे, जैसे कोई बेड सुपरस्टार हो। वो जैसे हाई प्लेन से उतरा और ये सब देखा, जल्दी से अपनी बेसबॉल कैप से चेहरा छुपाया और चुपके से दूसरे रास्ते से निकल गया। झाओ यूकी सुबह से ही गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रही थी, पर वो अभी गाड़ी में बैठा भी नहीं था कि किसी ने उससे पहचान लिया और जोर से चिल्लाया, ये यान सर नहीं है क्या? यान सर, इधर आइए, जल्दी इधर। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और चेयरमैन झाओ को जल्दी चलाने को कहा। गाड़ी का इंजन गरजा और वो तेजी से रोड पार दौड़ने लगी, पीछे पागल भीड़ को छोड़ते हुए। जब उन्होंने उस भीड़ को पीछे छोड़ दिया, तब उसने अपने हस्बैंड से पूछा, वैसे आप वापस क्यों आए हैं? उसने जवाब दिया कि स्कूल ने उससे कांटेक्ट किया है, एक सेमिनार के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बनने के लिए। और पर वो अचानक रुक गया और पूछा, तुमने मुझे अभी क्या कहा? झाओ यूकी ने कैजुअली जवाब दिया, हस्बैंड कोई प्रॉब्लम है क्या? उसका मूड खराब होते देखकर वो जल्दी से सॉरी बोली, मैं तो बस हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती थी। सॉरी, मैं थोड़ी ज्यादा जल्दी में थी, आपकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा। उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक आई। उसने सोचा, ये तो बड़े दिल वाला है, दुनिया को हंसाने वाला। मैं तो बस एक आम लड़की हूँ, भला ये मुझे कैसे पसंद करेगा? पर जब उसने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा तो वो फिर से शर्मा गई और खुद को एक काफी अमीर, नॉर्मल लड़की कहने लगी। गाड़ी टैब रेड लाइट पार रुकी थी। ट्रैन वियेन को मौका मिला उसे और करीब से देखने का। उसका चेहरा लाल देखकर उसके मन में उसे छेड़ने का ख्याल आया। उसके चेहरे के पास आकर उसने धीरे से पूछा, फिर से क्या फालतू चीज़ें सोच रही हो तुम? दोनों के बीच की दूरी कम करते हुए ट्रैन वियेन ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए क्यों अलाउ करता? जब दोनों के होंठ मिलने ही वाले थे, एक दूसरे को पहला किस दीन हाय वाले थे, तब अचानक एक जानी पहचानी रिंगटोन बज उठी, जिसे वो गुस्से से बदबदाने लगा। कौन है जो इस वक्त कॉल करके मेरा मोमेंट खराब कर रहा है? स्क्रीन पर लैम टुडोंग का नाम देखकर वो हैरा रह गया। ये वो क्यों है? उसको फोन को रिंग करते हुए देखते रहने पर और ना उठाने पर झाओ यूकी ने क्यूरियोसिटी से पूछा, हस्बैंड कौन है? उसने फोन स्क्रीन पर रिजेक्ट बटन दबा दिया। उसने जवाब दिया, लैम टुडोंग है, जरूर फिर से पैसे मांगने के लिए कॉल किया होगा, उठाने की जरूरत नहीं है। तब उसने स्पेकुलेट किया, वो पैसे मांगने नहीं बल्कि पैचअप करने आई होगी। ट्रैन वियेन ने डूटुक जवाब दिया, पैचअप तो बिल्कुल नहीं। जो चीज हाथ में थी यूज संभल नहीं पाई, तो अब उससे ढूंढने मत आना। मैं अब पहले वाला ट्रैन वियेन नहीं रहा। पास्ट की बातें तो बस एक हल्की हवा का झोंका थी और कुछ नहीं। फोन पर बात नहीं हो पाई तो लैम टुडोंग ने शर्म छोड़कर लगातार मैसेजेस भेजे, कह रही थी कि कोई अर्जेंट मैटर है, तभी उससे डिस्टर्ब कर रही है। वो उससे 10 लाख उधार लेना चाहती थी और वादा किया कि वापस कर देगी।
उम्मीद है कि वो उस पर एक बार भरोसा करेगा। झाओ यूकी को मैसेज दिखाते हुए उसने कहा, देखा, मैंने सही कहा था ना, पैसे मांगने के लिए कॉल किया है। पिछली बार भी ऐसे ही उसने मुझे 50,000 का चुना लगाया था, इस बार ऐसा नहीं होगा। उसको याद दिलाया, ग्रीन लाइट हो गई है, जल्दी गाड़ी चलाओ। हुडा यूनिवर्सिटी के गेट के सामने बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी वहां इकट्ठे हुए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि आज ट्रैन वेन के सेमिनार में वो उन्हें करीब से देख पाएंगे। पर इसका मतलब ये था कि सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हाई अटेंड कर सकते थे। काम भक्त स्कैल्पर्स ने स्टूडेंट आईडी कार्ड्स की कीमत एक एक कार्ड के 10 लाख तक बढ़ा दी थी। एक्साइवेंजी दाओ और उसके दोस्त अब दो खूबसूरत लड़कियों के पास गए और पूछा, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? उन्होंने ट्रैन वेन के साथ अपनी एक पुरानी फोटो निकाली और बताया कि वो ट्रैन वेन के डॉर्ममेट है। उन्होंने बताया कि ट्रैन वेन ने उन्हें वीआईपी टिकट्स दिए हैं, जिसे वो बाहर के लोगों को अंदर ला सकते हैं। अगर आप हमारे साथ अंदर जाना चाहती है तो प्लीज हमें ऐड फ्रेंड कर लीजिए। बहुत जल्दी दोनों लड़कियों ने हाँ कर दी और उनके साथ अंदर चली गई। एक्साइवेंजी दाओ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन अपने दोस्त ट्रैन वेन का शुक्रिया किया कि उसकी वजह से ही वो इतनी खूबसूरत लड़कियों से मिल पाया। स्टेज पार होस्ट ने प्राउड फील करते हुए फेमस अलमनस ट्रैन वेन को स्पीच डीन के लिए इनवाइट किया। वो अभी अभी स्टेज पार आए थे और सभी स्टूडेंट्स का हाथ जोड़कर स्वागत किया। जैसे ही उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और यहाँ होने का मकसद बताया, ऑडियंस में बैठा तंग वेंचू यू स्पोक करने लगा। उसने पूछा कि उसका इतना मैसिव फॉर्चून कहाँ से आया है और यूज चैलेंज किया कि क्या उसमें हिम्मत है इस पैसे के सोर्स को डिस्क्लोज करने की। तंग वेंचू के चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आई। उसने उसे कहा, अगर तुम में टैलेंट है तो अपने मैसिव एसेट्स का सोर्स डिस्क्लोज करो। वो कब से उससे नफरत करता था, क्योंकि उसने उसे कई बार एम्बेरेस्ड किया था और उसे हुआंगतुबाई ग्रुप से निकलवा दिया था। अब वो देखना चाहता था कि वो इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेगा। पर यूज उसकी ये एंटिक्स बिल्कुल नुक्कड़ नाटक जैसी लगी। उसके 2-4 शब्द ही काफी थे उसके सारे क्वेश्चंस को ग्लॉस ओवर करने के लिए। टीआरएन वीन ने खुद को एक बिजनेसमैन कहा और बोला, ये सब बिजनेस सीक्रेट्स है और मुझे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं इन्हें सबके सामने एक्सप्लेन करूं। लेकिन वो तो जानबूझकर और डिफिकल्ट कर रहा था। पूछता रहा, तुम सिर्फ लड़कियों पर हाई पैसे क्यों उड़ाते हो? अपनी वेल्थ को क्यों फ्लॉन्ट करते हो? उसने यूज क्रिटिसाइज किया कि वो सब लोगों के लाइफ वैल्यूज को डिस्टोर्ट कर रहा है। उस जैसा शख्स हुडा में स्पीच डीन के लायक नहीं है। लगातार नेगेटिव ओपिनियंस भी गूंजने लगे और टीआरएन वीन पर बेरहम तरीके से अटैक किया जाने लगा। यूज महसूस हुआ कि ये शख्स अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गया है। उसने मजबूरन सबके सामने अपनी गलती एडमिट की और अपनी मिस्टेक को कॉम्पेंसेट करने के लिए उसने अनाउंस किया कि वो 10 बिलियन स्पेंड करेगा एक रिलीफ सेंटर बनाने के लिए, जहां क्रिटिकल इलनेसेस से जूझ रहे सभी पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। नीचे सबकी आंखें फटी रह गई। टीआरएन वीन की इस जोरदार जेनरोसिटी देखकर तंग वेंचू अकेला था। गुस्से से उसका खून उबाल रहा था। वो उसका कुछ नहीं कर सकता था। नीचे स्टूडेंट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया, टीएनजी येन एक ग्रेट इंसान है। वो तो हमारे लिए एक सच्चे रोल मॉडल है। हम उन्हें फॉलो करेंगे। लिन शुटोंग ने बियर और स्नैक्स खरीदे और रूफटॉप पार रेलिंग पार बैठकर पीने लगी। वो इतना रोई कि उसके आंसू ही सूख गए थे। उसने उससे कहा, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? अगर मेरी मदर की बीमारी ठीक नहीं हो सकती तो मैं भी और जीना नहीं चाहती। उसने हाथ में राखी बियर कैन एक ही घूंट में खाली कर दी, जैसे खुद को और करेज दे रही हो। फिर वो बाहर की तरफ पलट गई और धीरे से अपनी यूथ को गुड बाय कहा। गुड बाय रिग्रेट्स, गुड बाय टीआरएन वीन। अब वो बस अपनी लाइफ यही खत्म करना चाहती थी। उसने हवा में चेन युएन को गुड बाय कहा। लिन शुटोंग सीधी खादी हो गई। रूफटॉप की रेलिंग पार खुद को नीचे फेंकने का इरादा कर चुकी थी। तभी उसके फोन की बेल फिर से बज उठी। कॉलर उसकी आंट थी। वो थोड़ी हेजिटेट हुई पर आखिर में कॉल पिक कर ही लिया, क्योंकि वो अपनी माँ को अपनी आंट के केयर में देना चाहती थी। उसकी आंट ने इमीडिएटली बताया कि उसकी माँ तो सेव हो गई है। एक वेल्थी मैन टीएनजी येन नाम के, उन्होंने सभी क्रिटिकल इलनेस पेशेंट्स के हॉस्पिटल बिल्स स्पॉन्सर कर दिए हैं। ये न्यूज तो टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट हुई है, ये झूठ नहीं हो सकती। अब उसकी माँ को मेडिकल एक्सपेंसेस की कोई टेंशन नहीं है। लिन शुटोंग इतनी घबरा गई कि उसका फोन गिर गया। वो रेलिंग से नीचे उतर आई और धीरे से मटर किया, वो ही है। वो जल्दी से फ्लोर पार गिर गई। उसकी आंखों से बारिश की तरह आंसू बहने लगे।
यूज बिलीव था कि वो अब भी उसके हार्ट में है, उसने उसे उसके मुश्किल वक्त में अबैंडन नहीं किया। आसमान के नीचे खादी होकर उसने कसम खाई, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो उनके लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार थी, अपनी लाइफ तक। लिन शुटोंग के फेवरेबिलिटी पॉइंट्स में 1 पॉइंट का इजाफा हुआ और अब वो 100 तक पहुंच गए थे। साफ स्काई में अचानक बारिश शुरू हो गई और हल्की थंडर के साथ लाइटनिंग भी चमकने लगी। टीआरएन वीन अपने प्राइवेट रेजिडेंस में चौंक कर उठ गया और उसने सोचा, क्या कोई नया मेल लेड आसमान से उतरा है? सिस्टम से आया ये नोटिफिकेशन देखकर वो और भी सरप्राइज्ड हो गया। लिन शुटोंग के फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मैक्स लेवल 100 तक बढ़ गए थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपके लिक्सपिटल टारगेट्स में से किसी ने मैक्सिमम स्कोर अचीव कर लिया है। ये इंसान आपके लिए बिल्कुल सिंसियर है, जो आप कहोगे वो वही करेगी, पूरे दिल से। यूज समझ ही नहीं आया कि आखिर वो किस बात पर मैड हो रही है। क्या मैंने यूज रिजेक्ट नहीं किया था? तो फिर ये स्कोर क्यों बढ़ रहा है? रिवॉर्ड में माइल 100 एनहांसमेंट पॉइंट्स और सारे एट्रीब्यूट्स +5। पहली बार होस्ट ने एक मैक्स लेवल लिक्सपिटल को कल्टिवेट किया है। सिस्टम अपग्रेड का फर्स्ट स्टेज मिशन कंप्लीट हो गया है। ये अपग्रेड अब एनहांसमेंट पॉइंट्स तक एक्सेस को अनलॉक करेगा। जब होस्ट को ये एनहांसमेंट पॉइंट्स मिलेंगे तो वो लिक्सपिटल के अपीयरेंस, हेल्थ और फिगर को इम्प्रूव कर पाएंगे। उस वक्त फोन लगातार बज रहा था और कॉलर कोई और नहीं, लिन शुटोंग थी। यूज माइल इतने बेड रिवॉर्ड्स की खातिर उसने कॉल पिक किया, ये देखने के लिए कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। पर फॉरगिवनेस तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, चाहे वो मैक्स लेवल लिक्सपिटल हाई क्यों ना हो। टीआरएन वीन ने इरिटेटेड होकर फोन उठाया, क्या है? जो कहना है जल्दी बोलो, मेन बहुत बिजी हूँ। लिन शुटोंग को लगा कि वो अब भी उसके बारे में सोच रहा है और उसकी मदर के हॉस्पिटल में होने की खबर सुनकर उसने चैरिटी के नाम पर हॉस्पिटल में फंड्स देकर उसकी मदर को क्रिटिकल इलनेस से बचाया है। जैसे ही उसने फोन उठाया वो फोन पार सिसक कर रोने लगी और कसम खाई, अब से जिंदा रहूंगी तो तुम्हारी, मारूंगी तो तुम्हारी भूत। तुम जो कहोगे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी। मेरा जिस्म और मेरा माइंड सब तुम्हारा है। तुम ही मेरे सुप्रीम मास्टर हो। ये सब सुनकर टीआरएन वीन के कण गुनगुनाने लगे। वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था पर वो तो पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो चुकी थी। यूज क्लैरिफाई करने का कोई चांस ही नहीं दिया, जिसने यूज अम्यूज्ड भी किया और थोड़ा हेल्पलेस भी बना दिया। फोन वापस अपनी पॉकेट में रखते हुए चेन युएन ने खुद को रिमाइंड किया कि फ्यूचर में ऐसे लोगों से डील करते वक्त उसे हमेशा एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा। लिन शुटोंग जैसी मेंटल स्टेट यूज थोड़ी स्कैरी लगी। उसका फोन फिर से रिंग करने लगा, जिसे वो इरिटेटेड हो गया और मन ही मैन कर्स करने लगा। अब कौन है? क्या मैं शांति से घर भी नहीं जा सकता? लेकिन जब उसने कॉलर आईडी पर चू वायू मो का नाम देखा तो उसका एटीट्यूड ट्यूरेंट बदल गया। हाल ही में इस लड़की ने उससे कांटेक्ट नहीं किया था, अब कॉल किया है तो शायद उस एयरप्लेन के बारे में होगा जो उसने कुछ दिन पहले यूज गिफ्ट किया था। ये सोचकर कि उसने पुलिस फोर्स से रिजाइन कर दिया है और उसका डीप बैकग्राउंड है, वो उसके फंडिंग फंड के चेयरमैन पोस्ट के लिए परफेक्ट फिट थी। यूज लगा कि वो सच में एक जीनियस है। पैसे भी उधर सकता है और लोकल पीपल का फेवरेबिलिटी भी जीत सकता है। एक एरो से 2 टारगेट्स, यानी 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। उसका प्लान था कि जब तक चैरिटी फंड में मिलियंस इन्वेस्ट नहीं कर देता तब तक रुकेगा नहीं। ये सोचकर उसने चू वायू मो का फोन बहुत स्वीट टोन में उठाया और बिल्कुल उसकी प्रेडिक्शन के मुताबिक ही उसने कॉल किया था, हेलीकॉप्टर वापस करने के लिए एक सूटेबल टाइम फिक्स करने के लिए। कहा, ये गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव है, मेन आईसी एक्सेप्ट नहीं कर सकती और पूछा कि वो कब अवेलेबल होगा। टीआरएन वीन ने रिप्लाई किया, गिफ्ट की बात तो बात की है, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करूंगा। उसकी ये जेंटल तरीके से बात करना यूज सस्पिशियस लगा। उसने सोचा, क्या इसने कोई गलत मेडिसिन ले ली है? अचानक ये इतना बादल कैसे गया? पहले तो वो उसके लिए इतना कोल्ड रहता था जैसे उससे दूर भागना चाहता हो। क्या ये सब उसकी अटेंशन पाने और उसके बैकग्राउंड का एडवांटेज लेने की ट्रिक है? प्लेन भी तो एक ब्राइब हाई थी। अगर ऐसा है तो उसे भी उसके साथ कुछ क्लैरिफाई करना था। मीटिंग का टाइम आज शाम 5 बजे जाओस प्राइवेट रूम में फिक्स हुआ। कॉल कट करने के बाद टीआरएन वीन को लगा कि वो कुछ अपसेट लग रही थी। उसने सोचा, क्या इसने कुछ गर्मागर्म खा लिया है जिसे ये अंदर से इरिटेटेड हो रही है? फोन रखते ही उसका चेहरा काली हांडी जैसा हो गया था। हम जानते हायदर, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं।
वो सब बस इसलिए इतना चढ़ कर बोलते थे क्योंकि मेरे पापा एक बेड सेक्रेटरी हैं। उसने डिसाइड किया कि आज दोपहर वो उसके साथ बाउंड्रीज सेट करेगी और एयरप्लेन भी वापस कर देगी। चुवायुमो के फेवरेबिलिटी पॉइंट्स 10 पॉइंट्स कम हो गए और अब वो 80 पॉइंट्स द सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलते ही टीआरएन वीन को लगा आज उसने जरूर किसी तैसुई स्टार को ऑफेंड कर दिया है, जैसे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ हो गई थी। टीआरएन वीन को समझ नहीं आ रहा था उसने उस लड़की को कहाँ ऑफेंड किया। अभी तो उसने उसे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया था और 10 मील्स भी ट्रीट की थी। क्या गलती हो गई? वो आराम से हाथ पॉकेट में डालकर अपनी राह पर चलता रहा। उसके माइंड में चल रहा था कि उसका फंडिंग फंड अभी नया बना है। एम्प्लॉयज की कमी में सिर्फ चुवायुमो काफी नहीं होगी, लेकिन वो इस ऑर्गेनाइजेशन को फेल नहीं होने दे सकता। अचानक कोई बिजली की रफ्तार से टीआरएन वीन की तरफ लपका। एक गुस्से वाली ऑरा उससे निकल रही थी। उसका नाम चिलेट यूज पकड़ना चाहता था वो। उसने तेजी से रिएक्ट किया और सीधा उसके चेहरे पर मुक्का जग दिया, जिसे टीचर की आंखों से चश्मा दूर जा गिरा। किस्मत से उसका हाथ ज्यादा तेज नहीं चला था, इसलिए टीचर को ज्यादा चोट नहीं लगी। सच में किस्मत थी, टीआरएन वीन ने अपना हाथ टाइम पार रोक लिया, वरना पता नहीं टीचर का चेहरा अब कैसा होता। उसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उसके चेहरे पर पसीना था। उसने हैरा होकर पूछा, सर टीचर ने फौरन मुट्ठी तानी और सवाल किया, ओए नालायक, ट्यून 60 से ज्यादा क्लासेस बंक की हैं। क्या तू अब भी मुझे अपना होमरूम टीचर समझता है? उसने जल्दी से हाथ उठाकर सरेंडर किया और टीचर से एक्सप्लेनेशन डीन का मौका मांगा। प्रोफेसर वैंग ने दिल ही दिल में ठंडी सांस भरी। सोच रहे थे कि वो जरूर बहुत एरोगेंट हो गया है। उन्होंने सोचा कि वो उसके घमंड को जरूर तोड़ देंगे और उसे एक भी पैसा कमाने नहीं देंगे। वो फ्लेक्स करने लगे। अचानक उसने टीचर को देखा और उसके दिमाग में कोई आइडिया चमक उठा। उसने उन्हें गले लगा लिया, बड़े प्यार से कहा कि वो टीचर को बहुत मिस कर रहा था। सर, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। जिसे वो टीचर पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं पाए कि ये क्या बक रहा है। टीआरएन वीन ने बेशर्मी से कहा कि वो टीचर को मिस करता है। ये सुनकर टीचर को लगा जैसे सूरज पश्चिम से निकल आया हो। ये लड़का तो अभी मुझे देखकर भाग गया था और आज इसका एटीट्यूड इतना अच्छा कैसे हो गया। लगता है ये अब भी एक अच्छा बच्चा है जो पढ़ाई पसंद करता है। पैसा इसके मासूम दिल को बादल नहीं पाया। वो टीचर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, गुजारिश करने लगा, जिसे टीचर बहुत इमोशनल और प्राउड हो गए और अपनी छाती थपथपाते हुए बोले, जो कहना है कह दो बेटा। टीआरएन वीन ने उनके दोनों कंधे पकड़ लिए और टीचर को अपना एम्प्लॉय बनने का ऑफर दिया। उसके बोलते ही टीचर ने उसे खूब सुनाना शुरू कर दिया। कर्मा, क्या तेरी आंखों में रिस्पेक्ट, टीचर, वैल्यू, मोरालिटी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? अपने ही टीचर को एम्प्लॉय बनाना चाहते हो? क्या ये कोई लॉजिक वाली बात है? होमरूम टीचर के गुस्से के सामने उसने उन्हें शांत रहने को कहा और फिर अपनी रीजनिंग शुरू की। उसने कहा कि वो एक चैरिटी फंड शुरू करना चाहता है, पर मैन पावर की कमी है। वो जानता था कि टीचर की वर्किंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और वो पैशन और इंटेग्रिटी से भरे हुए इंसान है। आप अब 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। अगर स्कूल के लिए काम करते रहे तो बस एक छोटे से होमरूम टीचर हाई रहोगे। एक प्रोफेसर की पोस्ट भी आपको नहीं मिलेगी। क्या आप इसे खुश रहोगे? मगर अगर आप मेरे लिए काम करते हो तो मैं बाकी बातों का तो नहीं कह सकता, पर सैलरी हर महीने 100 मिलियन से ज्यादा जरूर मिलेगी। टीआरएन वीन की बातें बहुत कन्विंसिंग थी और वो टीचर की फैमिली सिचुएशन को भी अच्छे से जानता था। उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में जाने वाली थी और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए था। घर पर वाइफ भी बार बार बीमार रहती थी और इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। प्रोफेसर वैंग ने उसकी बातें सुनी और सोचना शुरू किया, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वो ऐसे हाई रिजाइन कर देंगे तो अपने स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे। उन्हें लगा कि ये बहुत इरेस्पॉन्सिबल होगा। उसने ऑफर दिया कि टीचर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, वो बस एक एडिशनल पोजीशन ले सकते हैं और इस बात की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है कि इसे आपका फोकस भटक जाएगा। ऐसे भी टीचर्स हैं जो पढ़ते भी हैं और टिकटॉक पर भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, एडिशनल इनकम कमाते हैं, अपनी कंपनीज एक्सपैंड करते हैं, है ना। थोड़ी देर नेगोशिएशन के बाद उसने आखिरकार प्रोफेसर वैंग को कन्विंस कर लिया कि वो उसके लिए काम करें। बात जैब चैरिटी फंड के नाम की आई। उसने कैजुअली अपने नाम के इनिशियल्स CI को हाई इस चैरिटी फंड का नाम बना दिया। उसी वक्त 3 मनह ने यूज दूर से ही पहचान लिया, पर वो नहीं जानती थी कि वो किससे बात कर रहा था।
वो अभी उसका नाम लेने ही वाली थी कि अचानक पीछे से झाओ यूकी की आवाज आई। उसने कहा कि वो उसे कब से ढूंढ रही थी, यूज उसकी हेल्प चाहिए। कियान मनमान अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाई थी कि झाओ यूकी ने आगे कहा, आज रात मेन चेन युएन के साथ स्लीप करना चाहती हूँ। कियान मनमान को यकीन नहीं हुआ कि झाओ यूकी के ऐसे बोल्ड आइडियाज हैं। उसने दोबारा कंफर्म किया तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने जवाब दिया कि वो इसके बारे में बहुत पहले से सोच चुकी है। उसका और टीआरएन वीन का रिलेशनशिप अब एक ब्रेक थ्रू मांग रहा था। उसके आसपास बहुत सारे लोग घूम रहे थे, इसलिए उसे उससे सिर्फ अपने लिए रखना था। तीन मनह ने उसे समझाने की कोशिश की, जो आदमी आसानी से मिल जाते हैं वो उनकी कदर नहीं करते, लेकिन अब शायद उसका दिल उसकी रीजन पार हावी हो चुका था। उसने धीरे से कहा कि उसे समझाने की कोशिश ना करें। उसके जैसा आदमी सिर्फ मांगा जा सकता है, मिलना मुश्किल है। इसलिए अगर चांस मिलता है तो वो उसे खोना नहीं चाहती थी। और उसकी करियर भी दिन बे दिन बिजी हो रही थी। अगर टीआरएन वीन ने मूव नहीं किया तो यूज डर था कि डिले ब्रिंग्स कॉम्प्लिकेशंस। जितना वो बोलती गई, झाओ यूकी उतना ही अपना डिटर्मिनेशन दिखा रही थी। यूज एक बार पैशनेट लव चाहिए था ताकि उसकी यूथ में कोई रिग्रेट ना हो, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसका मेन गोल चेन युएन के लिए दूसरी लड़कियों के साथ कंपटीशन में विनर बनना था। उसने तीन मनह के कंधों पर हाथ रखे और उसे कहा कि वो जाए और उसे ढूंढे। यूज स्कूल के पीछे वेल रेस्टोरेंट में बुलाए, हम सब उसे मिलकर टोस्ट करेंगे। ऊपर से तो उसने झाओ यूकी की हेल्प करने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत अनईजी फील कर रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पसंद के लड़के के साथ स्लीप करना चाहती थी और उसे खुद ही उनकी हेल्प करनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ चेन युएन ने भी प्रोफेसर वैंग के साथ अपनी सारी बातें खत्म कर ली थी। कियान मनमान को तब मौका मिला उसके पास आने और बात करने का। उसने बहाना बनाया कि झाओ यूकी को भूख लगी है और उसने यूज स्कूल के पीछे वेल रेस्टोरेंट में उनके साथ डिनर करने को सजेस्ट किया। उसने और कुछ नहीं पूछा और सर हिलाकर अग्री हो गया। जैसे ही वो तीनों रेस्टोरेंट में घुसे, वेटर ने उन्हें ऊपर प्राइवेट रूम में जाने का गाइड किया। फोन पार आया बिल देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया। उसने देखा कि लड़कियों ने माओताई और तैशान युएन जैसी 3 बॉटल्स वाइन ऑर्डर की थी। फिक्रमंद होकर उसने केवाय से पूछा, केवाय आजकल कुछ ठीक नहीं है क्या? मूड खराब है जो ड्रिंक करना चाहती हो? वो थोड़ी हिचकिचते हुए बोली, बस थोड़ा सा पीना चाहती हूँ। आपसे मिलकर थोड़ा एक्साइटेड हो गई हूँ। मेन्यू में तो उसने बियर और अल्कोहल दोनों ऑर्डर किए थे और अब कह रही है कि बस थोड़ा सा पीना है। वो डार्क थॉट्स में खो गया। या फिर क्या वो उसके साथ टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल करना चाहती थी? टीआरएन वीन ने उसकी तरफ देखा और इतना इमोशनल हो गया कि आंखों में आंसू आ गए। यूज लगा फाइनली अब वो अपना सिंगल स्टेटस ब्रेक कर पाएगा। मील लैग चुकी थी। सामने लाविश मेन्यू और बटर एक्सप्लोडिंग अंडर वाटर देखकर टीआरएन वीन को लगा कि अब वो एंजॉय कर सकता है। तीन मनह ने ग्लास उठाकर कहा, हम लड़कियां तो हाफ ग्लास पिएंगी, आप तो पूरा खत्म करोगे ना? ट्रैन वेन कैसे मना करता? वो बस हार मान गया और कहने लगा, हाँ ये तो फेयर डील है। पर दिल ही दिल में उसे कोई डर नहीं था। उसकी बॉडी तो पहले से ही एनहांस्ड थी। ये 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बियर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि आज रात वो उसे अपनी असली ताकत दिखा देगी। तीन मनह को ये कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि उसकी फैमिली 3 पीढ़ियों से दारू बना रही थी। उसने हाथाना में बियर कंपटीशन में 3 क्राउन्स जीते थे और वो वाइन एसोसिएशन की ऑनररी मेंबर भी थी। उस वक्त जमीन पर ढेर सारी खाली बियर और शराब की बॉटल्स बिखरी पड़ी थी। तीन मनह के सामने ट्रैन वेन जैसे क्लोन हो गया हो, एक की जगह 2 दिख रहे थे। उसने शक से पूछा, क्या तुम्हारे कोई ट्विन ब्रदर है? उसके अंदर अल्कोहल का लेवल अब 160% तक पहुंच चुका था। वो अभी भी सोबर था, उसके बॉडी में अल्कोहल लेवल सिर्फ 2% था। उसने उसे सलाह दी कि अब और मत पियो, लेकिन वो बिल्कुल यकीन नहीं कर रही थी और उसने झाओ यूकी को दिखाया कि उसने अभी अपने ट्विन ब्रदर को कॉल किया है। झाओ यूकी का अल्कोहल लेवल 140% था। वो उससे कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। यूज तो 3 ट्रैन वियंस दिखे तो वो झगड़ने लगी कि उसके तो ट्रिपलेट्स हैं। ट्रैन वियन ने बेचारगी से लंबी सांस छोड़ी, यार ऐसे भी इनको मुझे तल्ली करना है। उसने वेटर को बिल डीन के लिए बुलाया तो उसे रोक लिया गया। ना तुम बिल दे सकते हो, ना तुम जा सकते हो। कियान मनमान ने अचानक झाओ यूकी की कमर पकड़ ली और रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगी, अगर तुम्हारे पास 3 चेन युएन है तो क्या तुम मुझे एक दे सकती हो? मुझे भी वो बहुत लाइक है।
कियान मनमान ने यूज इमोशनल आंखों से देखा और कंफर्म किया, सच में? झाओ यूकी ने मिक्स्ड इमोशंस के साथ जवाब दिया, ऑफ कोर्स। सच कहूँ तो उसने बहुत पहले ही पहचान लिया था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड को लाइक करती है। वो यूज ब्लेम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव था, लेकिन जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी वो ये था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड यूज चीट करना चाहती थी। ये कहते ही वो फुट फुट कर रोने लगी और तीन मनह को धक्का देकर खुद से अलग किया और गुस्से से पूछा, सब लोग मेरा ट्रैन वेन क्यों छीनना चाहते हैं? मेन यूज किसी को नहीं दूंगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं। कियान मनमान ने उसे नहीं छोड़ा, उसके पैर पकड़कर फिर से कहने लगी कि वो उसे कितना लाइक करती है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने भीख मांगी, प्लीज मुझे एक चांस दो। तुम मैं वाइफ बनना, मेन जूनियर वाइफ बनने को भी तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। झाओ यूकी ने स्ट्रगल किया और उसे खुद से दूर धकेल दिया। यूज दांत कर कहा, गेट लॉस्ट। मेन यूज बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी। अपने सामने इन दो लड़कियों को ड्रामा करते देख वो गुस्से में चिल्ला उठा, बहुत शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। आधे घंटे बाद उनकी इंटरनल फाइट खत्म हुई। उसने वेटर को पे करने के बाद मास्क पहना और बड़ी मुश्किल से उन दोनों लड़कियों को अपने कंधों पर उठाकर चल पड़ा। वेटर के टेक केयर बोलने पार उसने खुद पार सार्कास्टिक तरीके से सोचा, इस हालत में तो मैं चाहकर भी तेज नहीं चल सकता। चलते चलते वो सोच रहा था, जिस तरह से ये दोनों लड़ रही थी इनकी फ्रेंडशिप तो पक्का टूटने की कगार पर है। सुबह जब ये उठेंगी तो एक दूसरे का सामना कैसे करेंगी? इस सिचुएशन में इन दोनों को होटल ले जाना ठीक नहीं लग रहा था, पर फिर इन दोनों को कहाँ ले जाऊं? यही सोच रहा था। जब वो सोच में पड़ा था कि क्या डिसाइड करे, तभी एक फीमेल वेटर ने उसे रोक लिया। उसने पूछा कि वो इन दोनों लड़कियों को कहाँ ले जाना चाहता है। उसने कहा, मुश्किल में पड़ी और आटोन का फायदा उठाना तो क्राइम है। हालांकि उसने कई बार कहा कि उसके कंधों पर जो दो लड़कियां हैं वो उसकी फ्रेंड्स हैं, फिर भी उस वेटर ने ट्रैन वेन को परेशान किया और यूज बार से जाने नहीं दिया। उसने अपना फोन निकला और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। इसी कश्मकश में गलती से उसका मास्क चेहरे से गिर गया। वो घबरा गई जब यूज एहसास हुआ कि उसने तो येन सर को ऑफेंड कर दिया है और जल्दी से सॉरी कहा। उसने भी उस बात को दिल पर नहीं लिया। उसने पूछा, अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ तो तुम रिलैक्स कर सकती हो, है ना? उसने जल्दी से सर झुकाया और जवाब दिया, हाँ रिलैक्स्ड। माफ करना, मैंने आपको गलत समझा था, सोचा कोई बुरा इंसान है। उसकी जाती हुई परछाई को देखते हुए उसने सोचा, असलियत में तो वो टीवी और अखबारों से भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। वो दिल ही दिल में विश कर रही थी, काश उनके कंधे पर मैं होती तो कितना अच्छा होता। यूज याद आया कि तू लैक ने उसके लिए पास में ही एक घर खरीदा था, तो वो ना चाहते हुए भी उन दोनों लड़कियों को उठाकर टायो कैम वेन कॉलोनी ले गया। घर पहुंचकर उसने तीन मनह को, जो पूरी तल्ली होकर सोफ पार पड़ी थी, थोड़े रफ तरीके से सोफा पार डाल दिया। अब जब उसका दूसरा हाथ फ्री हो गया, उसने झाओ यूकी को प्रिंसेस स्टाइल में उठाया और सीधा अपने रूम में ले गया। उसने आंखें खोली, उसके हैंडसम चेहरे को देखा और हल्के से सोचा, क्या अब वक्त आ गया है? मैं अब उनके साथ बेड शेयर करने वाली हूँ। उसने उसे हल्के से बेड पार रखा तो उसने एक सॉफ्ट प्रोवोकेटिव किया। ट्रैन वेन को लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली है। इतने सारे लोगों से कनेक्ट करने के बाद अब जाकर कुछ अच्छा होने हाय वाला है। जब कोई होश में ना हो तब ऐसा करना किसी जेंटलमैन का काम नहीं। पर वो भी तो कोई ट्रू जेंटलमैन नहीं था, तो यूज इस बात की चिंता करने की जरूरत ही क्या थी। अपने ख्याल पूरे करके जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, अचानक रूम की लाइट किसी के हाथ से ऑन हो गई। ब्लैंकेट के अंदर से टू लैक बाहर निकली, आंखें मलटे हुए जैसे अभी जागी हो, और खुशी से बोली, आप आ गए। उसने एक सेक्सी टू स्ट्रैप ड्रेस पहनी हुई थी जिसे उसके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर द। वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ जब उसने झाओ यूकी को अपने बगल में बेहोशी की हालत में देखा। चलो 6 घंटे पहले चलते हैं। टायो कैम वेन कॉलोनी में ट्रैन वेन के घर पर टू लैक ने ग्लव्स और एप्रन पहना हुआ था, बिल्कुल एक असली हाउसवाइफ की तरह। वो अकेले पूरे घर की सफाई कर रही थी। इस बार उसने उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। उसने सोचा कि स्कूल एक्टिविटीज के बाद वो थक जाएगा, हाई चांस है कि वो यहाँ रेस्ट करने आएगा, इसलिए वो जानबूझकर पहले ही आ गई। सब कुछ क्लीन और टाइडी किया, फिर नहाकर एक हॉट आउटफिट पहनकर उसका वेट करने लगी। इस बार वो और वेट नहीं कर सकती थी। वो अपने रिलेशनशिप को उसके साथ और आगे बढ़ाना चाहती थी
और उसके लिए वो उसे अपनी हर चीज, अपना सब कुछ दे सकती थी। 6 घंटे बाद वो वापस आया, पर उसके हाथों में एक और ब्यूटी थी और उसने गुस्से से उस पर चिल्लेट यूं पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लैक लैक को बुरा लगा। उसने घबरा कर सॉरी कहा और जल्दी से बेड से उतरकर बोली कि वो अभी जा रही है। कुछ कदम चलने के बाद वो रुकी और उसे याद दिलाया कि उसने सूप बनाया है जो फ्रिज में रखा है। जब यूज भूख लगे तो निकल कर खा ले। उसके दिल में कड़वाहट भर गई और उसने खुद से पूछा, तो क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।